हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रेनस्टॉर्म एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी इस टॉपिक पर एक लेक्चर हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं, ऐप में जाकर के देख सकते हैं इस क्लास को आप। और अभी उसी टॉपिक का आज की क्लास में हम लोग दूसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कौन सा है? तो बायोलॉजी में बेसिकली अगर मैं नीट के रिगार्डिंग बात करूं, नीट एग्जाम के रिगार्डिंग, या फिर आपका चाहे एकेडमिक 12th लेवल का एग्जाम हो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित एक लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में उसी का सेकंड पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, यानी उसके आगे के सेगमेंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी देखते चलेंगे पढ़ते समय कि किस तरीके के क्वेश्चन जनरली नीट जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपका दोनों वे में, यानी दोनों तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 12th के एग्जाम के रिगार्डिंग भी, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चाहिए, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक पुष्प की संरचना तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग यहीं से इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर का, यानी एक पुष्प का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, और इस पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग है, उन भाग के बारे में, यानी उन पार्ट्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्लावर के इस स्ट्रक्चर में, यानी पुष्प की इस संरचना में सबसे निचले हिस्से में अगर आप देखें तो आपको एक डंठल नुमा संरचना मिलती है, जिसे इंग्लिश में पैडिसल कहा जाता है, और हिंदी में इसी को पुष्प वृंत कहते हैं। हिंदी में इसे पुष्प वृंत कहते हैं। वृंत का मतलब होता है डंठल नुमा संरचना, ठीक। और इसके जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एक अंडाकार या गोलाकार संरचना आपको मिलती है, जिस पर सब पूरा का पूरा पुष्प जो है वो आसित होता है, यानी पुष्प की पूरी संरचना जो है वो इसी पर स्थित होती है, और इसीलिए इसे इंग्लिश में तो रिसेप्टेकल कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, हिंदी में इसे पुष्पासन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह वह गोला या अंडाकार संरचना है जिसमें पूरा का पूरा पुष्प आसित होता है या स्थित होता है। इसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का, यानी हरे रंग की एक लगभग पत्ती नुमा छोटी संरचनाएं प्राप्त होती है, जिन्हें सेपल्स कहा जाता है। इन्हें कहते हैं सेपल्स, और सामान्य तौर पर हिंदी में इसे बाह्य दल कहा जाता है। बाह्य दल। फिर उसके बाद जैसे ही हम ऊपरी भाग की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुष्प में आपको पंखुड़ियों की संरचना प्राप्त होती है, जिसे इंग्लिश में पेटल कहा जाता है, और हिंदी में इसे पंखुड़ी कहा जाता है। पंखुड़ी। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में इन पंखुड़ियों की संख्या भिन्न हो सकती है। इसके अलावा इन पंखुड़ियों का रंग भी अलग अलग हो सकता है। इन सभी भागों के कार्य क्या है उनके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से भाग उपस्थित हो सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप अगले क्रम में पहुंचते हैं तो यहाँ पे अगले क्रम में आपको कुछ तंतुवत संरचनाएं आपको प्राप्त होती है, जिन्हें स्टैमेन कहा जाता है, या इसी को हिंदी में पुमंग कहते हैं। पुमंग। और फिर सबसे आंतरिक भाग में जब आप जाते हैं तो पुष्प के सबसे आंतरिक भाग में जो संरचना यहां प्राप्त होती है उसे पिस्टिल कहते हैं, और हिंदी में इसे जायांग कहा जाता है। जायांग। सामान्य तौर पर पुमंग को एंड्रोएशियम भी कहा जाता है इंग्लिश में, एंड्रोएशियम, और जायांग को गायनोएशियम कहा जाता है।
गाइनोएशियम। ये इंग्लिश के वर्ड में यहां इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जनरली परीक्षा में यानी एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश के ये शब्द सीधे तौर पर हिंदी के प्रश्न में एज इट इज प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, यानी एंड्रोएशियम को एज इट इज हिंदी में भी एंड्रोएशियम लिखकर दे देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुमंग को क्या कहते हैं और जायांग को क्या कहेंगे। तो पुमंग को एंड्रोएशियम और जायांग को गाइनोएशियम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एक करके हम इन सभी भागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुष्प वृंत जो सबसे निचला भाग आपको दिखाई दे रहा है, डंठल नुमा संरचना, जो सामान्य तौर पर पुष्प को तने से जोड़ने का कार्य करता है। अगर हम पुष्प वृंत की बात करें तो पुष्प वृंत जो है ये पुष्प को तने से जोड़ने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पुष्प को तने से जोड़ना। पुष्प को तने से जोड़ने का कार्य करेगा पुष्प वृंत, जो कि सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्रायः यह हरे रंग का आपको किसी भी पौधे में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के पौधों में इसका रंग भी विभिन्न हो सकता है, यानी अलग हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम अगले भाग की बात करें तो अगला भाग जो आपका पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन सामान्य तौर पर एक गोलाकार या अंडाकार संरचना हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलग अलग पुष्प के पौधों में या पादपों में इसकी संरचना भिन्न हो सकती है। तो इसकी जो संरचना है वो गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है इसकी संरचना। अब ये जो गोलाकार या अंडाकार संरचना है, इसके अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य अभी मैंने आपको बताया, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये पुष्प को एक स्थान प्रदान करता है जिस पर संपूर्ण पुष्प आसित होता है या स्थित होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस पर संपूर्ण पुष्प आसित होता है। संपूर्ण पुष्प आसित होता है। आसित का मतलब स्टेबल होता है या स्थित होता है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बाह्य दल जिसे आप सेपल कहते हैं, बाह्य दल की अगर बात किया जाए तो बाह्य दल पुष्प का वह हरे रंग का पत्ती नुमा भाग है या पत्ती नुमा संरचना है जो पुष्प की प्रारंभिक अवस्था, जब उसे आप कली कहते हैं या जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, तो कलिका अवस्था में संपूर्ण पुष्प को पूरी तरीके से कवर करने का काम या आवरण में रखने का कार्य ये करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप ये मान लें कि जब आप देखते हैं किसी पुष्प को, तो उस पुष्प की संरचना में जब पुष्प विकसित होने से पहले वो कलिका अवस्था में होता है तो उसमें इस तरीके की संरचना आपको दिखाई पड़ती है। कलिका अवस्था में पुष्प लगभग इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। अगर एग्जाम्पल के तौर में समझना चाहे तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो हरे रंग की संरचना दिखाई पड़ रही है, जिसने इस संपूर्ण पुष्प की संरचना को कवर करने का कार्य किया है, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को बाह्य दल कहा जाता है। इसी को बाह्य दल कहा जाता है। क्लियर? अब ये बाह्य दल जो है ये एक तरीके का पुष्प का अवशेषी भाग है। अवशेषी भाग मैं इसलिए कह रहा हूं, यानी अनावश्यक भाग की श्रेणी में इसे कंसीडर किया गया है। इसे अनावश्यक भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुष्प के विकसित होने के बाद जो पुष्प का मुख्य कार्य है, जिसे आप प्रजनन का कार्य कहते हैं, तो प्रजनन या जनन की प्रक्रिया में इसका उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है, भूमिका नहीं है, इसीलिए इसे अनावश्यक भाग कह दिया जाता है। या आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पुष्प में होने वाली प्रजनन की क्रिया में सामान्य तौर पर बाह्य दल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता या भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसे अनावश्यक भाग कहा गया है। तो बाह्य दल जो है पुष्प का कैसा भाग है? तो अनावश्यक भाग है। यह पुष्प का
अनावश्यक भाग है। फिर इसके बाद जब आप अगले क्रम में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पेटल्स यानी पंखुड़ियों की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अलग अलग तरीके के पुष्प में इन पंखुड़ियों का रंग और सुगंध भी अलग अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर पंखुड़ियों में उपस्थित जो प्राकृतिक तौर पर पंखुड़ियों में रंग या सुगंध उपस्थित होती है वो अप्रत्यक्ष तौर पर पुष्प में होने वाली प्रजनन की क्रिया में सहायक होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि ये पंखुड़ियां जो है प्रजनन की क्रिया में किस तरीके से सहायता करती है। तो आप जानते हैं कि पुष्प में सामान्य तौर पर परागण की प्रक्रिया द्वारा ही प्रजनन हम समझते हैं। परागण की प्रक्रिया या पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा पुष्प में पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इस परागण की प्रक्रिया में कुछ कीट या अन्य तरीके के जीव आकर्षित होते हैं पुष्प की तरफ और वही कीट जब इस पुष्प के अंदरूनी भाग में पहुंचते हैं तो वही जो है एक तरीके के माध्यम का कार्य करते हैं जो पराग कणों को यहां से ले जाकर दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं यानी मादा प्रजनन भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कीटों को या उन प्राणियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या आकर्षित करने का कार्य पुष्प में पंखुड़ियां करती हैं। किसके माध्यम से करती है? तो अपने सुगंध के माध्यम से या अपने विभिन्न प्रकार के रंग के आकर्षण प्रकृति के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे पंखुड़ियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि बाह्य दल की तरह पंखुड़ियां भी पुष्प का अनावश्यक भाग है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पुष्प का अनावश्यक भाग पंखुड़ियों को भी माना गया है। जबकि पंखुड़ियां क्या करती हैं? तो पंखुड़ियां जो है क्या करेंगी? तो ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। कीटों को आकर्षित करती है। और किस लिए कीटों को अपनी तरफ ये पंखुड़ियां आकर्षित करती है? तो आप कह सकते हैं कि परागण हेतु, परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती हैं पंखुड़ियां। क्लियर? अब यहाँ पे दो मुख्य भाग रह जाते हैं जो कि वास्तविक प्रजनन भाग है पुष्प का। एक जिसे आप एंड्रोएशियम कह रहे हैं और दूसरा कौन सा है? दूसरा गाइनोएशियम। पहला भाग है एंड्रोएशियम और दूसरा भाग है गाइनोएशियम। ये दोनों भाग ही पुष्प के मुख्य प्रजनन भाग है। मुख्य प्रजनन भाग क्यों है? क्योंकि पुष्प में होने वाली प्रजनन की क्रिया वास्तव में इन्हीं दोनों भाग के भागीदारी के फलस्वरूप संपन्न होती है। यानी प्रजनन की प्रक्रिया में एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम यही दोनों भाग हैं जिनके पार्टिसिपेट करने से पूरी की पूरी प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पुमंग और जायांग यानी एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम यह वास्तविक प्रजनन भाग होते हैं पुष्प के। ये नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि पुष्प के कौन से भाग वास्तविक प्रजनन भाग है। तो कौन से भाग है वास्तविक प्रजनन भाग? पहला पुमंग यानी एंड्रोएशियम और दूसरा जायांग यानी गाइनोएशियम। ये दोनों ही पुष्प के वास्तविक प्रजनन भाग होते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग इन दोनों भागों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए, और उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो चीजें मैंने यहाँ मेंशन की है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्यतया पुष्प एक छोटे या लंबे वृंत पर उत्पन्न होते हैं जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। ये इसी पुष्प वृंत की बात है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, पेडिसल या पुष्प वृंत। और यहाँ पे वही लिखा गया है कि इसी पुष्प वृंत पर पूरा का पूरा पुष्प जो है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है या आसित होता है। इसमें एक ऊपरी फूला भाग होता है। तो ऊपर की तरफ जो फूला हुआ गोलाकार या अंडाकार भाग है वो कौन सा है? तो पुष्पासन है। यहां भी लिखा है जिसे रिसेप्टिकल या थैलमस या फिर टॉरस कहते हैं और हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम की बात कर लेते हैं, जो कि पीछे अभी हम लोग बात कर रहे थे। एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम। एंड्रोएशियम को पुमंग कहेंगे और गाइनोएशियम को जायांग। ठीक, एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम यानी पुमंग तथा जायांग। इन दोनों संरचनाओं के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पुमंग के रिगार्डिंग अगर डिस्कशन किया जाए तो याद रखिएगा कि एंड्रोएशियम या पुमंग जो है वो पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। वास्तविक नर जनन भाग, नर जनन भाग यानी फ्लावर का जो है ये मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है, वास्तविक नर जनन भाग होगा ये पुमंग या एंड्रोएशियम। जबकि अगर गाइनोएशियम की बात किया जाए यानी जायांग का, तो ये कौन सा भाग होगा, तो ये वास्तविक मादा जनन भाग होता है। वास्तविक मादा जनन भाग यानी ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट होगा। अब सामान्यतः पुष्प की पूरी संरचना में, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि पुष्प की पूरी संरचना को 4 चक्रों में विभाजित किया गया है। कितने चक्र में? 4 चक्रों में विभाजित किया गया है पुष्प की पूरी संरचना को। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पुष्प की जो संरचना है उस संरचना में 4 चक्र होंगे और इन 4 चक्रों में जो पहला चक्र होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चक्र हैं। पहला चक्र जो होगा वो सबसे बाहरी चक्र होता है और सबसे बाहरी चक्र में कौन आता है, तो बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और ये भी आप कह सकते हैं कि ये पुष्प का पहला चक्र होता है, बाह्य दलपुंज। क्लियर है? और फिर जब यहीं पे हम दूसरे चक्र की तरफ आते हैं तो पुष्प के दूसरे चक्र में क्या आता है, तो पुष्प के दूसरे चक्र में आती हैं पंखुड़ियां। पंखुड़ियां, पंखुड़ियों को पुष्प का दूसरा चक्र माना गया है। तीसरे चक्र में कौन आता है, तो तीसरे चक्र में पुष्प का नर जनन भाग आता है। नर जनन भाग। और चौथा चक्र जो कि पुष्प का सबसे अंतः चक्र है यानी सबसे अंदरूनी चक्र है, सबसे भीतरी चक्र है चौथा चक्र, उसमें पुष्प का मादा जनन भाग आता है। मादा जनन भाग। इस तरीके से ये पुष्प के चारों चक्र हो जाते हैं। अब आप यहां से थोड़ा सा कंपेयर करके अगर आप देखें तो यहां अभी आपने कहा कि वास्तविक नर भाग कौन सा है, तो पुमंग वास्तविक नर भाग है। इसका मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि नर जनन भाग किस में आया था, तीसरे चक्र में रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पुष्प का जो एंड्रोएशियम या पुमंग वाला भाग है वो पुष्प की
संरचना में किस चक्र में आएगा, तो तीसरे चक्र में आता है। तो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं कि पुमंग जो है ये किस में आएगा, तो ये थर्ड साइकिल में आएगा या तीसरे चक्र में आता है, तीसरे चक्र में। जबकि सबसे अंदर या सबसे आखिरी चक्र जो है मादा जनन भाग उसमें आएगा, और मादा जनन भाग को क्या कहा गया है, जायांग कहा गया है। यानी चौथे चक्र में कौन आएगा, तो चौथे चक्र में जायांग को रखा जाएगा, जायांग को चौथे चक्र में रखा जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि जो वास्तविक मादा जनन भाग जायांग या गाइनोएशियम है, ये किस में आएगा, तो ये फोर्थ साइकिल में आएगा, यानी चौथे चक्र में आएगा, चौथे चक्र में आएगा। क्लियर। अब इनकी संरचनाएं अलग अलग हो सकती हैं, आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके बहुत आराम से चीजों को समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है पुष्प के भाग, पुष्प पुष्पीय उपांगों के 4 चक्रों से मिलकर बना। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है कि पुष्प में कितने चक्र होंगे, 4 चक्र होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया भी। ये 4 चक्र कौन कौन से हैं, तो ये 4 चक्र कौन कौन से हैं, तो पहला है बाह्य दल पुंज, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये देखिए पहला चक्र कौन सा है, बाह्य दल पुंज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड भी बेटा याद रखना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम में सीधे तौर पर इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग हिंदी के प्रश्नों में भी एज इट इज कर दिया जाता है। तो बाह्य दल पुंज को क्या कहा जाएगा, कैलिक्स कहा जाएगा। फिर दूसरे चक्र में कौन आता है, तो दूसरे चक्र में दलपुंज आता है। यहां देखिए दूसरे चक्र में मैंने पंखुड़ियां लिखा है, पंखुड़ियों को ही बेटा दलपुंज कहा जाता है, दलपुंज कह दिया जाता है, पंखुड़ियों को ही दलपुंज कह दिया जाता है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे कोरोला कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोरोला। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स और दलपुंज या पंखुड़ियों को कोरोला कहा जाएगा। फिर तीसरे चक्र में कौन आता है, तो ये देखिए पुमंग को तीसरे चक्र में रखा गया है, और आपने भी यहाँ पे तीसरे चक्र में किसे रखा है, पुमंग को रखा है, जिसे एंड्रोएशियम कहते हैं। चौथे चक्र में जायांग को रखा गया है, जिसे गाइनोएशियम कहा गया है। और आप देख सकते हैं आपने भी यहाँ चौथे चक्र में किसे रखा है, जायांग को रखा गया है। तो जो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है उसी को यहाँ पे अभी आपको मैंने प्रायरली ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फिर कह रहा है नीचे के 2 चक्र कैलिक्स एवं कोरोला बंद होते हैं। बंद का मतलब ये है कि निचले 2 चक्र जो है, निचले 2 चक्र का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 चक्र दिए गए हैं, एक बाह्य दलपुंज और दूसरा पंखुड़ियां यानी दलपुंज, ये 2 चक्र जो है, इन दोनों चक्रों को अगर देखा जाए तो ये दोनों चक्र आपस में बॉन्डेड होते या बंद होते हैं, और इन्हें अनावश्यक भाग माना गया है। इन्हें पुष्प का अनावश्यक भाग कहा गया है, क्योंकि ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये अनावश्यक भाग में आते हैं। आगे यहां मेंशन भी है, तथा इन्हें अनावश्यक, ये देखिए यहां पे मेंशन भी किया गया है कि इन्हें अनावश्यक या सहायक चक्र कहा जाता है। तो इसे अनावश्यक भी कहते हैं, और अनावश्यक के साथ साथ इसी को सहायक भी कहा जाता है। अनावश्यक भाग या सहायक चक्र के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। फिर ऊपर के 2 चक्र कौन कौन से, एंडोएशियम और गाइनोएशियम, यानी पुमंग तथा जायांग। पुमंग तथा जायांग जो कि पुष्प के क्या है, ऊपरी 2 चक्र हैं या भीतरी 2 चक्र हैं, इन्हें आवश्यक या प्रजननशील चक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, आवश्यक या प्रजननशील चक्र कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पुमंग को और जायांग को, पुमंग और जायांग को, इन दोनों को जो है क्या कहा गया है, तो इन दोनों को आवश्यक भाग कहा गया है। इन्हें पुष्प का आवश्यक भाग कहा गया है, आवश्यक भाग कहा गया है। इसके साथ ही साथ इन्हीं को प्रजननशील चक्र कहा गया है, इसी को प्रजननशील चक्र भी कहा गया है।
प्रजननशील चक्र। और इन्हें प्रजननशील चक्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रजननशील चक्र भी कहा गया है। तो ये तो था एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम, यानी लगभग पुष्प में जो भी भाग उपस्थित है उन सभी भागों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके आधारभूत रूप से चर्चा कर लिया है। अब इसके बारे में आगे के क्रम में हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जायांग की बात किया जाए, जिसे हम गाइनोएशियम कहते हैं, गाइनोएशियम या जायांग, गाइनोएशियम या जायांग जो है यह पुष्प का कौन सा भाग है? तो मादा जनन भाग है। मादा जनन भाग पीछे अभी हमने डिस्कस भी किया है पूरी तरीके से। और मादा जनन भाग को ही क्या कहा जा सकता है? स्त्री जनन अंग कहा जा सकता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट कहा जा सकता है। ठीक है, तो जायांग या गाइनोएशियम पुष्प का स्त्री जनन भाग है या मादा जनन भाग है। एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर हो सकते। इसमें ये कहा गया है कि पुष्प में, किसी पुष्प में, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलग अलग प्रकार के पादपों में अलग अलग तरीके के पुष्प की संरचना हो सकती है। तो हो सकता है किसी पुष्प में जायांग जो है वो एकांडपी हो सकता है या फिर बहुअंडपी हो सकता है। अब समझते हैं एकांडपी या बहुअंडपी का मतलब क्या है। यहां पे आप देखिए एकांडपी दिया है और बहुअंडपी दिया है, इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए एकांडपी का मतलब ये होता है कि अगर किसी पुष्प की संरचना में, किसी पुष्प की संरचना में स्त्री केसर की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? एकांडपी कहते हैं। और अगर किसी पुष्प की संरचना में स्त्री केसर की संख्या 1 से अधिक होती है तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। तो एकांडपी का मतलब ये है एक स्त्री केसर का होना। अगर स्त्री केसर की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे एकांडपी कहेंगे। और अगर बहुअंडपी की बात किया जाए तो इसका मतलब क्या है? 1 से अधिक स्त्री केसर, 1 से अधिक स्त्री केसर। अगर स्त्री केसर की संख्या 1 से अधिक हो जाती है तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? बहुअंडपी कहेंगे। क्लियर? स्त्री केसर क्या होते हैं? चलिए थोड़ा सा बेसिक रूप से मैं इसे भी आपको बता देता हूं कि स्त्री केसर होते क्या है। पुष्प की संरचना में सबसे अंदरूनी चक्र में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से एक संरचना प्राप्त होती है या दिखाई पड़ती है। इस संरचना को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को स्त्री केसर कहा जाता है। हालांकि इस संरचना में कई सारे भाग उपस्थित होते हैं, जैसे यानी इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, जो कि खुला हुआ भाग आपको दिखाई देता है, जहां पे पराग कण आकर के ठहरते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेस है ये, या पराग कण जब जो है नर जनन भाग से निकल करके मुक्त होकर के आते हैं तो वो इसी भाग में पहुंचते हैं जहां से परागण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। और फिर इसके बाद ये जो तंतुनुमा या एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इस तंतुनुमा संरचना को कहा जाता है वर्तिका, इसे कहते हैं वर्तिका। और नीचे सबसे जो इसका आधारीय भाग है, एक गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई पड़ रही है, इसे अंडाशय कहा जाता है,
इसे कहते हैं अंडाशय। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्त्री केसर में भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर के 3 भाग होंगे। इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं इसके। कौन कौन से? पहला वर्तिकाग्र, हालांकि आगे इसे आप काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पे याद रखने के लिए बता देता हूं। वर्तिकाग्र, और दूसरा वर्तिका, और तीसरा कौन सा होगा? तो तीसरा होगा अंडाशय। ये 3 संरचनाएं हैं जो उपस्थित होती हैं स्त्री केसर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जहां पर ये 1 से अधिक होते हैं, मतलब जहां पे स्त्री केसरों की संख्या 1 से अधिक होती है, वहां स्त्री केसर आपस में संलग्नित हो जाते हैं। मतलब अगर कहीं पे स्त्री केसर 1 से अधिक होगा, स्त्री केसरों की संख्या अगर 1 से अधिक होगी, तो वहां पे ये स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में संलग्नित हो जाते हैं। और उन ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को युक्तांडपी कहा जाता है। क्या कहेंगे? युक्तांडपी कहेंगे। मतलब जहां पे कई सारे, यानी किसी पुष्प में अगर स्त्री केसरों की संख्या काफी ज्यादा हो, 1 से अधिक हो, तो वो स्त्री केसर आपस में क्या हो जाते हैं? संलग्नित हो जाते हैं। और इसे कौन सी स्थिति कहा जाता है? तो इसे युक्तांडपी कहा जाता है। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर किसी पुष्प में बहुअंडपी की स्थिति पाई जाएगी, तो वहां पे सभी स्त्री केसर किस परिस्थिति में होंगे? तो युक्तांडपी होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर बहुअंडपी पुष्प होगा, यानी स्त्री केसरों की संख्या 1 से अधिक होगी, तो वहां पे कैसी स्थिति होगी? युक्तांडपी की स्थिति होगी। वो युक्तांडपी हो सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि मैं बार बार कह रहा हूं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि ऐसा हो सकता है, परंतु हर एक दशा में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ पुष्प ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें स्त्री केसरों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी बहुअंडपी की संरचना हो, परंतु वहां स्त्री केसर संयुक्त अवस्था में ना हो, यानी युक्तांडपी की स्थिति ना हो। लेकिन अधिकतर पुष्पों में जिनमें स्त्री केसरों की संख्या 1 से अधिक होगी, अर्थात कहने का मतलब यह है जिनमें बहुअंडपी संरचना उपस्थित होगी, वहां पे युक्तांडपी की स्थिति हो सकती है। चलिए फिर ये कह रहा है या फिर वे आपस में स्वतंत्र हो। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वह जो है स्त्री केसर आपस में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब वो संयुक्त अवस्था में ना हो, यानी वियुक्तांडपी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही परिस्थितियां बन सकती हैं, युक्तांडपी भी हो सकते हैं और वियुक्तांडपी भी हो सकते हैं। वियुक्तांडपी भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? तो अभी हमने ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया था कि हर एक स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये देखिए स्त्री केसर में कितने भाग हैं? तो यहाँ स्त्री केसर में, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्त्री केसर में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक, अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो अभी आपने पढ़ा था वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहां भी देख सकते हैं 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। ये 3 भाग होंगे स्त्री केसर में। क्लियर? चलिए फिर कह रहा है अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। ये अंडाशय के अंदर की संरचना की बात कर रहा है। इस अंडाशय के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस अंडाशय के अंदर जो है इस तरीके से एक कोष्ठक नुमा संरचना होती है, जिसे अंडाशयी गुहा कहा जाता है। इसी को अंडाशयी गुहा कहते हैं।
ठीक, ये देखिए अंडाशय के अंदर एक अंडाशय गुहा या इसी को गर्भाशयी गुहा कहा जाता है या कोष्ठक कहा जाता है। फिर इसी गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा नाड़ स्थित होती है। ये याद रखिएगा कि अपरा नाड़ कहां पे स्थित होती है, तो अपरा नाड़ कहां पे स्थित होती है, तो ये स्थित होती है अंडाशयी गुहा के अंदर। यहां पे अंडाशयी गुहा के अंदर अपरा नाड़ स्थित होती है। जब पॉलन जर्मिनेशन होता है यानी पराग कणों में अंकुरण होता है, तो अंकुरण के बाद पराग नलिका का विकास होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और वही पराग नलिका, जैसे आप इसको ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से कोई पराग कण आता है, तो इस पराग कण में जब अंकुरण होगा तो इस तरीके से पराग नलिका का विकास होगा और फिर यही पराग नलिका इस तरीके से अंडाशयी गुहा के अंदर प्रवेश कर जाती है और अपरा नाड़ का विकास कर लेती है। ठीक, तो अपरा नाड़ जो है, अपरा या नाड़ जो है वो कहाँ स्थित होगी, गर्भाशयी गुहा के अंदर स्थित होगी। अपरा से उत्पन्न, अब अपरा का काम क्या है, तो अपरा या नाड़ क्या काम करती है, तो ये सामान्य तौर पर दीर्घ बीजाणुधानी का निर्माण करती है, यानी किसे उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं कि अपरा जो है दीर्घ बीजाणुधानी को उत्पन्न करती है और इसी दीर्घ बीजाणुधानी को क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जो अपरा नाड़ है ये किसे उत्पन्न करती है, तो दीर्घ बीजाणुधानी को। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को उत्पन्न करने का कार्य करती है दीर्घ बीजाणुधानी या बीजांड, जिसे ओव्यूल कहा जाता है। तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल को उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में भी और डायरेक्ट भी, कि मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल का निर्माण या विकास कौन करता है। तो आप देख सकते हैं कि दीर्घ बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम तथा बीजांड यानी ओव्यूल, इनको उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, तो अपरा करती है। कौन करता है, अपरा करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी अंडाशय के अंदर जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं वो डेफिनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी अंडाशय के अंदर, किसी पुष्प के अंडाशय के अंदर यानी ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स यानी अंडाशय के अंदर जो है बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजांड ही आगे चल करके विकसित होते हैं बीज के रूप में। तो इसे कैसे समझ सकते हैं, ये एक ट्रिक है छोटी सी जो आप याद रखिएगा। किसी भी पादप या किसी भी पुष्प के द्वारा जो फल का विकास हो रहा है, यानी कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो किसी फल में अगर बीज की संख्या एक है, इसका मतलब उसके पुष्प में जो अंडाशय है या अंडाशय था, उस अंडाशय में बीजांडों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। लेकिन अगर बीजों की संख्या एक से अधिक है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे अंडाशय के अंदर बीजांडों की संख्या भी एक से अधिक होगी। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आम के पुष्प में जो अंडाशय है उस अंडाशय में बीजांडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि आम के एक फल में एक ही बीज का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि आम का जो पुष्प होगा उसके अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक होगी। और अगर कहा जाए कि पोमेग्रेनेट यानी अनार में बीजांडों की संख्या, तो आप जानते हैं कि अनार के अंदर बीजों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है क्योंकि वो निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंडाशय में बीजांडों की संख्या भी निश्चित नहीं होगी, उसे गिना नहीं जा सकता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने मेंशन किया है कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे गेहूं, धान, आम
ये देखिए इन सब में बीजांडों की संख्या 1 है और यही कारण है कि इनमें एक ही बीज का निर्माण होता है। जबकि अगर देखा जाए पपीता, तरबूज, आर्किड, इन सब में अनेक हो सकते हैं बीजांडों की संख्या, और यही कारण है कि इनके अंदर बीजों का विकास भी बहुत सारी संख्या में होता है जो कि निश्चित नहीं होता है। फिर कह रहा पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। अब यहां पे बात कर रहा है किसकी? पुंकेसर की बात की जा रही है। देखिए पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर क्या है? तो पुमंग का जो एक सिंगल भाग है, एक अकेला भाग है, उसी को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है। मतलब पुष्प के तीसरे चक्र में आता है पुंकेसर, जो कि नर जनन भाग है, यानी मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है। ये नर जनन भाग है पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर, इसी को बेटा स्टमेन कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में स्टमेन कहते हैं। पुंकेसर कितने भागों में विभक्त होता है? 2 भागों में विभक्त रहता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो एक तो पतला डंठल नुमा संरचना यानी तंतुवत संरचना होती है, ठीक है, जिसे तंतु कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ऊपरी भाग होता है जो पूरा पैक्ड फॉर्म में होता है, जिसे परागकोश कहते हैं। तो एक तंतु वाला भाग है, ये देखिए आप, एक तंतु हो गया और दूसरा क्या हो गया? परागकोश हो गया। ये 2 भाग हैं जो कि पुंकेसर या स्टमेन की संरचना में उपस्थित होते हैं। इसको अभी आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा, देख लीजिए एक बार। चलिए ये आप देखिए, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये पुंकेसर की संरचना है। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पुंकेसर का है। पुंकेसर। अब अगर ये सिंगल है, देखिए एक है, तो इसे पुंकेसर कहेंगे यानी स्टमेन कहेंगे। अब अगर एक ग्रुप में हो जाए, कई सारे हो जाएं, तो इसी को क्या कह दिया जाएगा? पुमंग कह दिया जाएगा। यानी पुंकेसर का जो समूह है, पुंकेसर के समूह को ही क्या कहा जाता है? तो इसके समूह को ही कहा जाता है पुमंग, जो कि वास्तविक नर जनन भाग है, पुमंग। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो एंड्रोएशियम कहा जाता है। एंड्रोएशियम कहा जाता है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि पुंकेसर जो है वो क्या है? तो पुंकेसर वास्तविक नर जनन अंग है, यानी नर जनन अंग है या नर जनन भाग है, मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है ये पुंकेसर। इस पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से 2 भाग यहां पर बताए गए हैं। इसके 2 भाग हैं, और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है तंतु और दूसरा भाग है परागकोश। तंतु तथा परागकोश। तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहा जाता है और परागकोश को एंथर कहते हैं। तंतु को क्या कहेंगे? तो तंतु को फिलामेंट कहेंगे और उसे क्या कहेंगे? तो उसे परागकोश कहेंगे। ये देखिए एंथर, परागकोश को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर कहा जाता है। और तंतु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि तंतु को फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, ठीक। ये आप यहां पे देख भी सकते हैं, ये फिलामेंट है, इसी को तंतु कहा जाता है। अब आप इन दोनों भाग के अलावा अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपको स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है या एक नलिकादार तंतुवत संरचना दिखाई पड़ रही है, इस नलिकादार तंतुवत संरचना को अगर आप देखें तो इसका जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग एक पैक्ड स्ट्रक्चर यानी एक पूरी तरीके से या संपूर्ण रूप से एक
आवरण युक्त संरचना से जुड़ा हुआ है जिसे परागकोश या एंथर कहा जाता है। इन दोनों संरचनाओं को आपस में जोड़ने का कार्य भी एक पॉइंट करता है। यहां पे इन दोनों संरचनाओं को जोड़ने का कार्य जो भाग कर रहा है या जो पॉइंट कर रहा है उसे योजी कहा जाता है या कनेक्टिव कहा जाता है। तो यहां पे एक तीसरा भाग भी उपस्थित होता है जो इन दोनों को जोड़ता है जिसे योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। तो अगर एक औपचारिक तौर पे हम कहें तो पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं, एक तंतु, दूसरा परागकोश यानी एंथर और इन दोनों को जोड़ने वाला योजी या कनेक्टिव। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो मुख्य रूप से 2 ही भाग हैं, एक तंतु यानी फिलामेंट और दूसरा एंथर जिसे आप परागकोश कहेंगे। क्लियर? इनके बारे में अभी अंदर का स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझते हैं। अब यहां पे आप देखिए ये परागकोश ऐसे बाहर से देखने में आपको गोलाकार एक लंबवत संरचना दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन जब आप इसको काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको इसमें लगभग इस तरीके की संरचना प्राप्त होगी। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पे जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है ये स्ट्रक्चर जो है ये परागकोश की संरचना है, ये परागकोश की संरचना है, यानी ये एंथर का स्ट्रक्चर है। परागकोश की खास बात यह है कि परागकोश जो है वो 2 पालियों में विभाजित होता है, वर्टिकली लंबवत रूप से 2 पालियों में विभाजित होता है। आप देख सकते हैं कि ये यहां से मध्य से या वर्टिकली या लंबवत रूप से 2 पालियों में विभाजित है ना, 2 पालियों में विभाजित है, एक इधर है, एक पाली इधर है और एक पाली इधर है। तो 2 पालियों में विभाजित होता है। और खास बात यह है कि यहां पे प्रत्येक पाली जो है वो 2 कक्षाओं में या 2 कक्षों में विभाजित होती है। मतलब पूरा का पूरा जो एंथर है ये एंथर जो है वो वर्टिकली 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है और इसमें हर एक सेक्शन जो है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेक्शन या पाली में 2 चैम्बर्स है, चैम्बर यानी 2 कक्षक होंगे, 2 चैम्बर होंगे। इसी तरीके से इस तरफ वाली पाली में भी कितने चैम्बर्स होंगे? तो 2 चैम्बर्स होंगे यानी 2 कक्षक होंगे। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 कक्षक यानी 2 चैम्बर इधर और 2 चैम्बर इधर। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि परागकोश की संपूर्ण संरचना में कुल कितने कक्षक या कितने चैम्बर्स होते हैं? तो याद रखिएगा इसकी पूरी संरचना में 4 कक्षक उपस्थित होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 कक्षक या चैम्बर उपस्थित होते हैं। इन्हीं चैम्बरों के अंदर या इन्हीं कक्षकों के अंदर नर युग्मक का निर्माण या विकास होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नर युग्मक क्या है यहाँ पे? तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे मनुष्य में नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का उत्पादन या विकास होता है, यानी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरीके से अगर हम किसी पुष्प की बात करें तो पुष्प में नर युग्मक के रूप में पराग कणों का विकास होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन कक्षकों में किसका विकास होगा? नर युग्मकों का, नर युग्मकों का यानी मेल गैमेट्स का विकास होगा। ठीक, और बेटा ये नर युग्मक या मेल गैमेट क्या है? तो ये नर युग्मक जो है क्या है? दीज आर दी पॉलन ग्रेन्स। तो ये पराग कण है, यानी पराग कणों का विकास कहां पे होगा? एंथर के अंदर उपस्थित पॉलन चैम्बर्स में होता है। ठीक है, यानी पराग कण का विकास एंथर के अंदर या पराग कोश के अंदर जो कक्षक है इन कक्षकों के अंदर ही होता है।
सो आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग जितने भी फंडामेंटल या बेसिक यानी जिसे आप आधारभूत रूप से समझ सकते हैं, यानी जितनी भी आधारभूत चीजें थी किसी पुष्प की संरचना में, उन लगभग सभी भागों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के हम लोग अपनी अगली क्लास में इसे पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।